दोस्तों आवाज़ में गाय में आपका स्वागत है। अक्सर आपने ये वाक्य सुना होगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। अमूमन जब हम असफलताओं से जा रहे होते हैं या बहुत ही आराम पसंद हो जाते हैं तो हमें बड़ों बुज़ुर्गों से ये सुनने को मिलता है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलो अपने। तो जानते हैं ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलना क्या होता है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नई चीज़ों को विकसित करने और अनुभव करने का एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है। इसमें अक्सर जोखिम लेना और अनिश्चितताओं का सामना करना शामिल होता है, जो रोमांचक और डराने वाला दोनों हो सकता है। जबकि स्थिरता और कल्याण बनाए रखने के लिए आराम क्षेत्र महत्वपूर्ण है। चुनौती और विकास की अवधि के साथ इसे संतुलित करना व्यक्तिगत विकास की कुंजी है। समय समय पर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से नए अवसर और विकास हो सकता है, जबकि आपके कंफर्ट जोन में लौटने से एक आवश्यक राहत मिल सकती है और समग्र कल्याण बनाए रखा जा सकता है। अपने आराम क्षेत्र के भीतर रहने और अपनी सीमाओं को आगे बढ़ने के बीच सही संतुलन खोजना एक पूर्ण और गतिशील जीवन के लिए आवश्यक है। आपका आराम क्षेत्र मानसिक स्थान है जहां आप सुरक्षित, परिचित और नियंत्रण में महसूस करते हैं। ये वो जगह है जहां दिनचर्या और आदतें स्थापित होती हैं और आप आमतौर पर जोखिम या अनिश्चितताओं से बचे हैं। जबकि आपके कंफर्ट जोन में रहना सुरक्षा और पूर्णमयता की भावना प्रदान कर सकता है। यह विकास और अवसरों को भी सीमित कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले कंफर्ट जोन के लक्ष्य क्या होने चाहिए। परिचित गतिविधियां और दिनचर्या में संलग्न होना जिनके लिए न्यूनतम प्रयास या चुनौतियों की आवश्यकता होती है। तनाव या चिंता के निम्न स्तर के साथ अपेक्षाकृत सुरक्षित और अपेक्षित महसूस करना। यह जानना कि क्या उम्मीद करनी है और परिस्थितियों को संभालने की आपकी क्षमता में आत्मविश्वास महसूस करना। तो दोस्तों, अब यही सवाल आप अक्सर करेंगे कि कंफर्ट जोन को क्यों छोड़ें, क्यों अपने आप के कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। बाहर निकलने से नए अनुभव और व्यक्तिगत विकास हो सकता है। नई चुनौतियों का सामना करने से आपको नए कौशल सीखने और मौजूदा लोगों को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। अपरिचित स्थितियों को सफलतापूर्वक नेविगेट करने से आपका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ सकता है। नई चीज़ों की कोशिश करने से नए अवसरों और अनुभवों के द्वार खुल सकते हैं। तो दोस्तों, अब रहा सवाल अपने कंफर्ट जोन की पहचान कैसे करें। सबसे पहले विचार करें कि आप दैनिक आधार पर क्या करते हैं और उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आप सबसे अधिक सहज महसूस करते हैं। दूसरा, इस बात पर चिंतन करें कि आपको क्या चिंतित या असहज महसूस होता है और क्यों। तीसरा, ध्यान दें कि आप नई या चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। क्या आप उनसे बचते हैं या उनका सामना करते हैं। दोस्तों, अब आप ज़रूर पूछेंगे कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के क्या उदाहरण हो सकते हैं। दोस्तों, इसमें एक नई परियोजना लेना, पदोन्नति का पीछा करना या क्षेत्रों को स्विच करना, अकेले घटनाओं में भाग लेना, नए लोगों से मिलना या बातचीत शुरू करना हो सकता है। एक नया कौशल सीखना, कक्षा लेना या एक नया शौक शुरू करना। दोस्तों, आजकल कॉरपोरेट या किसी भी स्थान पे नया कौशल सीखने बहुत स्ट्रेस दिया जा रहा है, क्योंकि नए कौशल सीखने से ही आप जो है अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं।
तो दोस्तों अब आपका अगला सवाल यही होगा कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के क्या तरीके हो सकते हैं। तो दोस्तों अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में आपकी मदद करने के लिए कुछ सुझाव इस तरह हो सकते हैं। पहला दोस्तों, सबसे पहला काम आप करें कि छोटी शुरुआत करें। प्रबंधित परिवर्तनों या चुनौतियों से शुरुआत करें, यहाँ तक कि छोटे कदम भी महत्वपूर्ण वृद्धि का कारण बन सकते हैं और समय के साथ आपके आत्मविश्वास का निर्माण कर सकते हैं। छोटी शुरुआत करना अभिभूत महसूस किए बिना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए एक शानदार रणनीति है। ऐसा करने के लिए यहाँ एक व्यवहारिक दृष्टिकोण भी आपके सामने समक्ष रखता हूँ। अपनी दिनचर्या के एक छोटे से हिस्से को बदलें। उदाहरण के लिए यदि आप हमेशा काम करने के लिए एक ही मार्ग लेते हैं तो एक नया रास्ता आजमाएं। एक नया शौक या गतिविधि आजमाएं जो आपको रुचिकर लगती है लेकिन थोड़ा असहज महसूस करती है, जैसे कि एक नया कक्षा में शामिल होना या एक असामान्य शौक चुनना। दोस्तों पहला सुझाव जो था छोटी शुरुआत करें। दूसरा सुझाव ये है कि स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। पहचानें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। स्पष्ट लक्ष्य आपको प्रेरित और केंद्रित रहने में मदद कर सकते हैं। बड़े लक्ष्यों को छोटे प्राप्त करने योग्य चरणों में तोड़ें। यदि सार्वजनिक बोलना एक चुनौती है तो बड़े दर्शकों के पास जाने से पहले छोटी परिचित सेटिंग में बोलकर शुरुआत करें। धीरे धीरे आपके द्वारा ली जाने वाली चुनौतियों की कठिनाई को बढ़ाएं। उदाहरण के लिए यदि आपने सामाजिक कौशल में सुधार करना चाहते हैं तो परिचितों के साथ छोटी बातचीत शुरू करें। दोस्तों अपने कंफर्ट जोन से सफलतापूर्वक बाहर निकलने के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है। ये आपको अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने, अपनी प्रगति को ट्रैक करने और प्रेरित रहने में मदद करता है। दोस्तों प्रभावी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए एक रोड मैप इस प्रकार से हो सकता है। दोस्तों अपने उद्देश्यों को इस तरह से परिभाषित करें। सबसे पहले स्पष्ट रूप से स्पष्ट करें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। अस्पष्ट लक्ष्यों पर कार्य करना मुश्किल हो सकता है। उदाहरण के लिए मैं और अधिक सामाजिक होना चाहता हूँ कहने के बजाय मैं हर महीने एक सामाजिक कार्यक्रम में भाग लूँगा। सुनिश्चित करें कि आपके लक्ष्य आपके व्यक्तिगत मूल्यों और दीर्घकालिक आकांक्षाओं के साथ संरेखित हैं। यदि आप सार्वजनिक बोलने में सुधार करना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य सीधे उसमें संबंधित होना चाहिए, जैसे कि स्थानीय टोस्ट मास्टर समूह में शामिल होना। तो दोस्तों दूसरा रोड मैप ये हो सकता है अपने लक्ष्यों को स्मार्ट बनाएं। सटीक रूप से विस्तार करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं पेशेवर कार्यक्रमों में भाग लेकर अपने नेटवर्क कौशल में सुधार करना चाहता हूँ। निर्धारित करें कि आप प्रगति और सफलता को कैसे मापेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं हर महीने 2 नेटवर्किंग कार्यक्रमों में भाग लूँगा और प्रत्येक घटना से 3 नए संपर्कों के साथ पालन करूँगा। सुनिश्चित करें कि लक्ष्य यथार्थवादी और पर्याप्त है। उदाहरण के तौर पर यदि आप नेटवर्किंग में नए हैं तो प्रति माह एक इवेंट से शुरू करना 4 के लक्ष्य से अधिक प्राप्त करने योग्य हो सकता है। लक्ष्य आपके व्यक्तिगत विकास के लिए सार्थक और प्रासंगिक होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि आपके करियर में आगे बढ़ना आपके लिए महत्वपूर्ण है
तो नेटवर्किंग कौशल में सुधार करना अत्यधिक प्रासंगिक होगा। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक सीमा यानी समय सीमा निर्धारित करें। उदाहरण के लिए मैं अगले 3 महीनों के अंत तक इससे हासिल करूंगा। जैसे दोस्तों आपके कॉर्पोरेट में होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, तो समय समय पर कंपनियां इसको आकलन करती हैं। उसी प्रकार से हमें भी एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। तो तीसरा रोड मैप दोस्तों ये हो सकता है कि लक्ष्यों को छोटे चरणों में आप तोड़ें। बड़े लक्ष्यों को छोटे प्रबंधनीय कार्यों में विभाजित करें। यह प्रक्रिया को कम भारी बनाता है और स्पष्ट कार्रवाई कदम प्रदान करता है। उदाहरण के तौर पर यदि आपका लक्ष्य एक नई भाषा सीखना है तो बुनियादी वाक्यों को सीखने के साथ शुरू करें, फिर मध्यवर्ती शब्दावली में प्रगति करें और अंततः संवादी अभ्यास के लिए। प्रत्येक उप लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है, इसकी रूपरेखा तैयार करते हुए चरण दर चरण कार्य योजनाएं बनाएं। उदाहरण के तौर पर एक फिटनेस लक्ष्य के लिए आपकी कार्य योजना में शेड्यूलिंग, वर्कआउट, स्वस्थ भोजन तैयार करना और प्रगति पर नज़र रखना शामिल हो सकता है। तो अब चलते हैं दोस्तों चौथे रोड मैप की तरफ, जिसमें मॉनिटर और समायोजित करें। नियमित रूप से अपने लक्ष्यों की दिशा में अपनी प्रगति की समीक्षा करें। ये पत्रिकाओं, ऐप्स या प्रगति चार्ट के माध्यम से किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर नेटवर्किंग घटनाओं में भाग लेने के लिए किए गए कनेक्शन का साप्ताहिक लॉग रखें। यदि आप बाधाओं का सामना करते हैं या यदि आपकी प्राथमिकताएं बदलती हैं तो अपने लक्ष्यों का या विद्याओं को समायोजित करने के लिए लचीले और तैयार रहें। उदाहरण के तौर पर यदि आपको घटनाओं में भाग लेना तनावपूर्ण लगता है तो वर्चुअल नेटवर्किंग विकल्पों या छोटी सभाओं पर विचार करें। दोस्तों पांचवा रोड मैप जवाब दे रहें। किसी ऐसे व्यक्ति को बताएं जिस पर आप अपने लक्ष्यों के बारे में भरोसा करते हैं। वे समर्थन, प्रोत्साहन और जवाबदेही प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अपने लक्ष्यों को किसी मित्र या संरक्षक के साथ साझा करें जो आपके साथ जांच कर सकता है और प्रतिक्रिया दे सकता है। आपको ट्रैक पर रखने के लिए अनुस्मरण और शेड्यूल का उपयोग करके और सुनिश्चित करें कि आप लगातार अपने लक्ष्यों की दिशा में काम कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अपने लक्ष्यों से संबंधित इवेंट और समय सीमा के लिए कैलेंडर रिमाइंडर सेट करें। दोस्तों छठा रोड मैप ये हो सकता है उपलब्धियों का जश्न मनाएं। अपनी प्रगति और उपलब्धियों को पहचानें और उनका जश्न मनाएं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। उदाहरण के तौर पर घटनाओं की एक श्रृंखला में भाग लेने या एक महत्वपूर्ण कार्य पूरा करने के बाद अपने आप को एक छोटे से इनाम के साथ व्यवहार करें। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा जब किसी भी कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट होता है, जब टीमें गोल करती हैं या छक्का मारती हैं या जीतती हैं तो वो सारे इकट्ठे होते हैं। वो एक तरह का वो अपने आप को प्रोत्साहित करते हैं, खुशी मनाते हैं, जो उनको आगे प्रेरित करता है कि जो अच्छा काम वो कर रहे हैं और अच्छा खेल रहे हैं उसको लगातार चालू रखें। दोस्तों नियमित रूप से इस बात पर प्रतिबिंबित करें कि आपने प्रक्रिया से क्या सीखा और आप कैसे बढ़े। उदाहरण के तौर पर एक लक्ष्य पूरा करने के बाद आकलन करें कि क्या अच्छा काम करता है और भविष्य के लक्ष्यों के लिए क्या सुधार किया जा सकता है। स्पष्ट, अच्छी तरह से
परिभाषित लक्ष्यों को निर्धारित करके और इन चरणों का पालन करके आप प्रभावी रूप से अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकल सकते हैं और सार्थक व्यक्तिगत विकास प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में सबसे चैलेंजिंग काम यह होता है कि नकारात्मक विचारों को चुनौती देना। आपके पास किसी भी डर या संदेह पर ध्यान दें और उन्हें चुनौती देने का प्रयास करें। अपने आप से पूछें कि क्या ये विचार तथ्यों या मान्यताओं पर आधारित है। नकारात्मक विचारों को चुनौती देना आपके आराम क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए बाधाओं पर काबू पाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। नकारात्मक विचार भय और आत्मसंदेह पैदा करके आपको वापस पकड़ सकते हैं। ये बताया गया है कि आप इन नकारात्मक विचारों को प्रभावी ढंग से चुनौती दे सकते हैं और दूर कर सकते हैं। तो इसमें उदाहरण के तौर पर सबसे पहले नकारात्मक विचारों को पहचानें। अवर्तित नकारात्मक विचारों पर ध्यान दें जो तब उत्पन्न होते हैं जब आप अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने पर विचार करते हैं। सामान्य विचारों में विफलता, अपर्याप्तता या अस्वीकृति का डर शामिल हो सकता है। इन विचारों का दस्तावेजीकरण करने से आपको उन्हें बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है और आप जो काम कर रहे हैं उस पर स्पष्टता प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें दूसरा बिंदु जो है वह साक्ष्य का आकलन करें। अपने आप से पूछें कि क्या आपके नकारात्मक विचारों का समर्थन करने वाले ठोस सबूत हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको लगता है अगर मैं सार्वजनिक रूप से बोलता हूँ तो मैं खुद को शर्मिंदा करूँगा, मूल्यांकन करें कि क्या ये विश्वास तथ्यों या मान्यताओं पर आधारित है। उन उदाहरणों की पहचान करें जहां आपकी नकारात्मकता भविष्यवाणियां सच नहीं हुई हैं या यहां आप अपने डर के बावजूद सफल हुए। पिछली सफलताओं पर चिंतन करना वास्तविकता की जांच प्रदान कर सकता है। तो तीसरा बिंदु दोस्तों यह हो सकता है अपने विचारों को फिर से फ्रेम करें। नकारात्मक विचारों को अधिक सकारात्मक या तटस्थ विकल्पों से बदलें। उदाहरण के लिए, मैं इस पर भयानक हूँ को मैं अभी भी सीख रहा हूँ और सुधार कर रहा हूँ में बदलें। अपनी ताकत और पिछली उपलब्धियों को उजागर करके करें जो नकारात्मक विचारों के विपरीत है। अपने आप को कौशल और अनुभवों की याद दिलाएं जो आपको सक्षम बनाते हैं। तो दोस्तों, इसमें चौथा बिंदु जो है साक्ष्य आधारित तकनीकियों का प्रयोग करें। नकारात्मक विचारों को चुनौती देने के लिए संज्ञानात्मक व्यवहार रणनीतियों का उपयोग करें। तकनीकें जो इसमें शामिल हो सकती हैं वो है थॉट रिकॉर्डर। नकारात्मक विचारों और उन पर अपनी प्रतिक्रियाओं को रिकॉर्ड रखें। ये आपको प्रगति को ट्रैक करने और पैटर्न को पहचान करने में मदद कर सकता है। नकारात्मक विचारों को पकड़ने बनाम उन्हें चुनौती देने की लागत और लाभों का विश्लेषण करें। इससे आपको अपनी मानसिकता बदलने के लाभों को देखने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, निर्णय के बिना अपने विचारों के बारे में जागरूक होने के लिए दिमागीपन का अभ्यास करें। ये स्वीकार करते हुए कि नकारात्मक विचार प्रक्रिया का हिस्सा है, उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, पांचवी जो है रणनीति या बिंदु, एक योजना विकसित करें। उन स्थितियों को संबोधित करने के लिए एक विशिष्ट योजना बनाएं जो आपके नकारात्मक विचारों को ट्रिगर करते हैं।
उदाहरण के लिए, यदि आप सार्वजनिक रूप से बोलने से डरते हैं तो छोटे कम डरने वाले बोलों के अवसरों से शुरुआत करने की योजना बनाएं। धीरे धीरे अपने आप को उन स्थितियों में उजागर करें जिनसे आप बंधनीय चरणों में डरते हैं। ये आत्मविश्वास बनाने और समय के साथ चिंता को कम करने में मदद कर सकता है। छठी रणनीति या बिंदु, समर्थन प्राप्त करें। दोस्तों, परिवार या किसी संरक्षक के साथ अपने नकारात्मक विचारों पर चर्चा करें। वे विभिन्न दृष्टिकोण, प्रोत्साहन और आश्वासन प्रदान कर सकते हैं। यदि नकारात्मक विचार लगातार और भारी हैं तो एक मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेने पर विचार करें जो रणनीति और सहायता प्रदान कर सकता है। दोस्तों, 7वीं रणनीति या बिंदु, आत्म-करुणा का अभ्यास करें। अपने आप को उसी दयालुता और समझ के साथ व्यवहार करें जो आप समान भय का सामना करने वाले मित्र की पेशकश करेंगे। पहचानें कि हर कोई आत्म संदेह का अनुभव करता है और ये विकास का एक सामान्य हिस्सा है। अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती देने और अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं उसकी सराहना करें। छोटी जीत और प्रगति का जश्न मनाएं। उदाहरण के तौर पर, अगर मैं इस नई परियोजना की कोशिश करता हूं तो मैं असफल हो जाऊंगा। तो दोस्तों, इसको आपको रिफ्रेम करना है इस तरह से, यहाँ तक कि अगर मुझे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तो ये सीखने और सुधार करने का अवसर है। आत्मविश्वास बनाने के लिए नई परियोजनाओं के एक छोटे प्रबंधित पहलू से शुरू करें। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैं इस कार्यक्रम में शामिल होता हूं तो कोई भी मुझे पसंद नहीं करेगा, तो इसको आपको रिफ्रेन करना है इस तरह से, इस कार्यक्रम में भाग लेने, नए लोगों से मिलने और मेरी रुचि को साझा करने का मौका है। एक नया कनेक्शन बनाने या एक सार्थक बातचीत करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें। तो दोस्तों, नकारात्मक विचारों को व्यवस्थित रूप से संबोधित और पुनः तैयारी करके आप उनकी शक्ति को कम कर सकते हैं और अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास का निर्माण कर सकते हैं। यह प्रक्रिया न केवल आपको चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है बल्कि व्यक्तिगत विकास और लचीलेपन को भी बढ़ावा देती है। दोस्तों, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना एक बहुत ही बड़ा विषय है जो घंटों चल सकता है, लेकिन इसमें हमने जो समीक्षा की है इससे हमें एक आइडिया आता है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना क्या है। तो इसी के साथ हम इसे समापन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आपको रास्ता मिल गया होगा। धन्यवाद।